नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आपके लिए लेकर हाजिर हूं पूछता है इंडिया। मिडिल की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान और इजरायल की टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे बड़ा सफल सैन्य हमले को अंजाम दिया। ट्रंप ने कहा है कि फोर्डो इज गॉन, यानी कि फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। इससे भड़के ईरान ने अब पलटवार भी शुरू कर दिया है। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन लगातार बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने के लिए कहा है। और इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी कि बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। आपको बता दूं कि आखिर ये क्या है बंकर बस्टर। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतना ज्यादा घातक था कि 60 से लेकर 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की जो न्यूक्लियर साइट है वो भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हमला करने के लिए आए 6 B-2 स्पिरिट स्टील बॉम्बर्स ने वहां पर कुल 12 बंकर्स को टारगेट करते हुए पूरी तरह से गिरा दिया। 12 बंकर बस्टर्स गिरा दिए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 बार बम बरसाए और अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमला बोला। अमेरिका के हमले के बाद में ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह अली खामेनी, वो अब संभावित हत्या से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तो यहां तक खबर है कि वो अपने कमांडर से सीधे बात तक नहीं करते, कहीं वो रडार पर ना आ जाए, इसीलिए डायरेक्ट संपर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक भरोसेमंद सहयोगी के माध्यम से ये बातचीत को अंजाम दे रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, समझाएंगे कि आखिर ये अब जो युद्ध की तस्वीर है वो किस दिशा की तरफ जाती नजर आती है। लेकिन उसके पहले जो इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक एक करके विस्तार से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से अब इस पूरे हमले में अब अमेरिका की जब एंट्री हुई तो ईरान कैसे त्राहिमाम कर रहा है। आप मेरी तरफ, मेरे आसपास जो आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरह से जो तमाम अलग अलग इलाकों पे अटैक किया गया और उसके बाद में तबाही का मंजर दूर से नजर आता है। एक तस्वीर हो, नीचे चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार और आग की ऊंची ऊंची उठती लपटें नजर आती हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों के, सैन्य अधिकारियों के ठिकाने हो या फिर इसके अलावा वहां पर साइंटिस्ट के ठिकाने हो और ईरान के अलग अलग जगहों पर इस समय क्या स्थिति है, ये तस्वीर वहां की स्थिति को बयां करती है। इस बीच जंग के बीच में ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान है, ट्रंप ने ईरान के साथ में विश्वासघात किया है, ये कहना है विदेश मंत्री का। आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया है और अमेरिका को निशाने पर लिया, कहा है ट्रंप ने ईरान के साथ विश्वासघात किया। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran.
अपने ईरान के विदेश मंत्री को तो सुन लिया, लेकिन ईरान की तरफ से जब बात कही गई कि अमेरिका ने खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वासघात किया है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते का एक तरह से उल्लंघन किया है, इस पर ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है वो भी सुनिए। Most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. तो सुना आपने अमेरिका की तरफ से जो बात कही गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये अपने आप में बहुत निर्णायक और अहम दिन था, लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका की एंट्री हुई है, ये कहा जाए सीधे तौर पर इजराइल और ईरान के बीच में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जंग में अमेरिका की एंट्री, क्या वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा अब पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। अब इसके बाद में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, परमाणु पावर की जंग अब जो नजर आ रही है, और उस जंग में आखिर कौन आगे निकलता है, किस में कितना है दम। इजराइल ईरान जंग में अब शांति होगी या फिर त्रासदी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगा इंडिया डेली। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में चर्चा में मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, रिटायर्ड मेजर जनरल रमेश पांडे जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, वो जल्दी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लंदन से हमारे साथ में सावित्री मेहता हमारे साथ में यरूशलेम से जुड़ी रही हैं, बिजनेस वुमेन हैं और बहुत अहम भूमिका वहां की तस्वीर क्या है वो भी हमें बताएंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता हैं यूएस से प्रकाश शाह जी, वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड वाइड कहा जाए कि एक तरह से कवरेज इंडिया डेली आपको दिखा रहा है, तस्वीरें समझने की कोशिश करेगा। अभय कार्की जी, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करते हुए समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अब इजराइल और ईरान के इस पूरे जंग में अमेरिका की सीधी सीधी एंट्री, आपको लगता है कि अब ये क्या संघर्ष खत्म होने वाला है या फिर तस्वीर कुछ और आपको बनती नजर आती है? जी नमस्कार, जय हिंद। जी सर। ये जो पूरा प्रकरण है, अगर हम पीछे जाएं, ये 9-10 दिन से जो चल रहा है, ये तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि पहले जो ये इजराइल ने एक्शन शुरू किया है, इसने अमेरिका से कंसल्टेशन के साथ ही ये शुरू किया था, और शायद उस समय इजराइल को भरोसा था कि वो अपने दम पे खुद इसको एक निर्णायक अंत तक ले जाएगा। उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो उसका था इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा ईरान की जो मिसाइल लॉन्चर्स है या मिसाइल फोर्स है उसको नुकसान कराना, और मिलिट्री तौर पे उसकी एयर डिफेंस को डाउन करके एयर सिक्योरिटी गेट करना, और चौथा उन्होंने बोला था कि ये जो टेररिज्म का इसका नेटवर्क है इसको खत्म करना। बहुत लंबा चौड़ा इसका एजेंडा रखा हुआ। और खैर उसके बाद रिजीम चेंज की बात तो चलती ही रहती है। तो हमने ये देखा कि पहले 24-48 घंटे में जो स्ट्राइक किया था उसमें इजराइल को स्पेक्टेकुलर सक्सेस मिला था, और एक साइकोलॉजिकल तौर पे वो डोमिनेट करने लग गया था इस पूरे वॉर की नैरेटिव को। लेकिन जैसे दिन निकलते गए, उन्हें रियलाइज किया कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उस पर लिमिटेड एक्शन हुआ था या डैमेज हुआ था, और जहां तक उनकी बाकी मिसाइल वर्सेस एयर स्ट्राइक्स था उसमें एक पैरिटी आ गई थी या एक स्केल में पहुंचने लग गया था, और जी सर, कोई ऑब्जेक्टिव अगर देखे तो अचीव हो नहीं रहा था। तो उसको जो स्टेलमेट को तोड़ने के लिए बाद में ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जब तक कि अमेरिका इसमें नहीं आता और फॉर्दो की जो फैसिलिटी है जिसको कि इजराइल नहीं तोड़ पा रहा था,
उसके लिए जो नट क्रैकर चाहिए था वो था अमेरिका का B-2 बॉम्बर अपने V-57 के साथ। ये डिसीजन अमेरिका को लेना था, और क्योंकि वो पहले से ही इसका एलाय है, और ईरान को वो ईगल ऑफ एक्सेस, और ईरान बोलता है कि अमेरिका को खत्म करके रहेंगे, इजराइल को खत्म करके रहेंगे, तो इस लड़ाई में उसका आना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल आ रही थी मेरे ख्याल से। वैसे तो अमेरिका, यूएसए तो तैयार था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब जो ट्रम्प साहब है, जी सर, वो जी। अपनी पर्सनालिटी या अपनी इमेज या अपनी जो इलेक्टोरल की गारंटी थी कि मैं कोई नई लड़ाई शुरू नहीं करूंगा, और दूसरा कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज का मैं हकदार हूं। सर इस ये image बात के बहुत चलते। इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी छवि एक तरह से ये बताने की कोशिश जो है अमेरिका की तरफ से की जाती रही है, नोबेल प्राइज तक की बात कही है। मैं इस पर भी आगे चर्चा करूंगी, लेकिन सावित्री मेहता जी भी इस समय हमारे साथ में है, यरूशलेम से इस समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। आपकी सिचुएशन, वहां की स्थिति मैं चाहूंगी जरा आप समझाने की कोशिश करें। आपके पर्सपेक्टिव से फिलहाल अगर अमेरिका की एंट्री हो रही है, वहां की क्या स्थिति है, क्या वहां पर स्थिति आप देखती हैं? अच्छा, नमस्ते। हमने तो यहाँ 40 साल हो गया है। तो ऐसे बताए जे अभी जो हो रहा है, जो अटैक हो रहा है, आप लोग को समझना है जे इंडिया नहीं मगर इजराइल और ईरान की दुश्मनी नहीं है, पीपल टू पीपल, कोई देश का दुश्मनी नहीं है। जब तक टिल 1979 सब पीसफुल था। जब वो आयतोल्लाज रजीम आ गया था, फिर वो बदली हो गया था। फिर वो टाइम से अभी तक ईरान से हम लोग सुन रहा है Israel is an enemy, has to be annihilated. वो language has been used since 1979. यूनाइटेड नेशंस में उनकी प्रधानमंत्री आता है और बोलता है हम लोग सीधा नेशन टू नेशन, बोथ मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस का, द ईरानियन प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, सब समय बात करता है जो एनाइलेशन ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी ऑफ इजराइल। तो इजराइल बन गया उन लोग की छोटा शैतान, उन लोग बोलता है, और अमेरिका है बड़ा शैतान। तो बहुत साल के लिए ईरान ने प्रॉक्सीज को लेके हिजबुल्ला, हमास, टेररिज्म, अर्जेंटीना में इजराइल की एम्बेसी को बम किया था, ये सब सीधा था ईरान की चैनल्स। मगर लास्ट ईयर इन अप्रैल वो सीधा ईरान से सीधा इजराइल तक 300 मिसाइल्स आया था। ये है पहले बार जो कंट्री टू कंट्री सीधा अटैक आया था। तो इसके बाद इजराइल ने शुरू कर लिया जे वी विल हैव टू डील with Iran directly. जी। तो another attack was there अक्टूबर में, फिर से direct Iran to Israel. So since Iran has escalated और direct attack किया है Israel के ऊपर, Israel अभी इसको बंद करना है। हम लोग का problem है जो we believe Iran, we believe what they want to do. We cannot, हम लोग का प्रधानमंत्री मिस्टर नेतन्याहू ने बताया over and over again, जो nuclear weapons cannot be in the hands of Iran. तो हम लोग का point, the actual focus is to not allow nuclear facilities to be दरअसल सावित्री जी, असल जो लड़ाई है वो ईरान और इजराइल के बीच में इसी न्यूक्लियर पावर को लेकर ही है। इजराइल की तरफ से सुरक्षा की जो भावना थी उसी को लेकर ही एक तरह से एक्शन लिया गया। जी सच भी है। आप क्या देखा आज सुबह? बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज, दे आर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर टारगेट कर रहा है, कोई मिलिट्री टारगेट के लिए नहीं, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर। मगर यहाँ क्या है जो हम लोग के पास सब शेल्टर्स है, देयर इज कंट्रीज लुकिंग आफ्टर देयर सिविलियन पॉपुलेशन, और आई विल से वी हैव मिरेकल्स ओवर हियर जो जास्ती सिविलियंस मरना नहीं है, क्योंकि उन लोग सब शेल्टर्स में अंदर, शेल्टर्स के नीचे में अंदर है वहाँ। तो द इंटेंट, बात है इंटेंट ऑफ ईरान, देयर इंटेंट is to annihilate Israel. So we are defending ourselves, even though they
बोल रहा है we are attacking them, but we are defending ourselves. We cannot allow them. मैम We are a दरअसल very यही हो small जाता है कि country. पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है और एक अलग तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने आती है। लेकिन मैं इस समय जैसे अपने दर्शकों को बता दूं कि इंडिया डेली इस समय आपको इस स्थिति पर पूरी वर्ल्ड वाइड कवरेज दिखा रहा है। दुनिया के अलग अलग कोनों से हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं वो जुड़ रहे हैं। सावित्री मेहता जी जो है यरूशलेम से हमारे साथ में है, प्रकाश शाह जी हमारे साथ में यूएस से जुड़ रही हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, और लंदन से डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी भी हमारे साथ में हैं। प्रकाश शाह जी, मेरा सवाल आपसे ये जानने की कोशिश है कि अमेरिका की सीधी सीधी एंट्री जो अभी तक हर तरह से हर युद्ध में अपने आप को शांति के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से चीजों को निपटाने की बात कहता रहा है, और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप, ये कहा जाए भाई वो तो नोबेल अवार्डी की बात कह रहे थे, उनकी छवि ऐसी पेश करने की कोशिश की जा रही थी कि सिर्फ बातचीत के माध्यम से चीज होगी, लेकिन वही अमेरिका अब अटैक कर देता है। अब इसमें अमेरिका का कोई चॉइस ही नहीं था, क्योंकि जो इजराइल ने, जो ईरान ने जो अपने माउंटेन्स के अंदर फैसिलिटीज बनाई है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ अमेरिका के पास ही हथियार थे। तो जो बंकर बॉम्ब्स है वो सिर्फ अमेरिका के पास थे। तो सवाल सीधा था, क्या अमेरिका ये बॉम्ब्स वगैरह जो भी फैसिलिटीज है उसको वैसे ही रहने देंगे, इतने साल तक रहने दी है, या बंकर बॉम्ब्स यूज करके डिस्ट्रॉय करेंगे। अमेरिका के सिवा इजराइल तो कर नहीं सकता। इजराइल के पास ये वेपन्स नहीं है और किसी और के पास भी नहीं है, कोई भी और कंट्री के पास ऐसे बंकर बस्टर बॉम्ब्स है नहीं। तो अमेरिका को तो सीधा सवाल था कि तुम्हें ईरान से ये डिस्ट्रॉय करना है या रहने देना है। दो ही यस नो ही बात थी। तो उतना ही सवाल था अमेरिका पास, तो उसने डिसीजन लेके कर दिया। प्रकाश जी, आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का हस्तक्षेप के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं था? अमजद अयूब मिर्जा जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं प्रकाश शाह, वो कह रहे हैं अमेरिका के पास में और कुछ ऑप्शन ही नहीं था इस पूरे हमले में, ईरान पर बम गिराने के अलावा और कुछ रास्ता ही नहीं बचा था। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझता कि है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने इस जंग में कूद के, तो ट्रंप ने एक्चुअली कूदा है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका कूदा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी स्थिति में जो पब्लिक ओपिनियन है वो इस वक्त डिसाइसिवली इस वॉर के खिलाफ हो गई है। और वो शख्स अमन के नाम पे आया, पीस के नाम पे आया, उसने ना तो यूक्रेन की वॉर का युद्ध बंद करवा सका, बल्कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को इकट्ठा कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप नहीं सपोर्ट करेगा तो हाँ सपोर्ट। इसी तरह से अब ईरान में इन्होंने जो किया है ये बड़ा डेंजरस इसके रिजल्ट्स आएंगे। चाइना ने ऑलरेडी 8 से 10 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो इस रीजन में भेज दिए हुए हैं। ये खबरें आ रही हैं, जिसमें से 2 हिजबुल्लाह के हवाले हैं किए, कुछ हुतीज को दिए, और इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस में अब ईरान जो है वो सुना है कि सी माइंस जो है वो बिछा रहा है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। 19 ऐसे टारगेट्स हैं अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में, जिनको ईरान अब टारगेट कर सकता है। और अगर वो टारगेट करता है तो फिर ये किसी के भी जो है वो कंट्रोल से बाहर चली जाएगी बात। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने, ट्रंप ने, बल्कि हम अमेरिका नहीं कहते, ट्रंप ने जो है एक एडवेंचरिज्म किया है। ईरान का जो न्यूक्लियर जो भी है उनका, जी मैं नहीं समझता कि उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। मैं समझता हूँ वो अभी भी इंटैक्ट ही है, क्योंकि ये चीजें इस तरह से नहीं होती। और निगोशिएशंस जारी थी, 2 हफ्ते का टाइम दिया था, तो इसमें और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए था, लेकिन वो चांस नहीं दिया गया। और जहाँ तक ये है कि इजराइल की सेफ्टी का ताल्लुक है, तो इजराइल को अनसेफ जो है वो तो रीजन में जो अमेरिकन पॉलिसीज है उन्होंने बनाया है। सर यही बात बहुत बड़ी हो जाती है। जी, आप अपनी बात पूरी करिए सर मिर्जा से।
क्योंकि ये देखें, इजराइल जो है उससे पूरी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो क्यों डरती हैं? जी। वो इसलिए नहीं डरती कि इजराइल के पास बहुत सारा ये जो है टेक्नोलॉजी है और वेपन्स हैं। वो डरते हैं जो इजराइल के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम है उससे, कि इजराइल में डेमोक्रेसी है, इजराइल में इलेक्शन होते हैं, इजराइल में जो है महिलाओं के जो राइट्स हैं वो उनको मिलते हैं, एलजीबीटी के राइट्स हैं। मतलब एक डेमोक्रेटिक ओपन सोसाइटी है जिसमें अरब और जूस, मुसलमान और जूस इकट्ठे रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। तो ये को एग्जिस्ट करना जो है, दिस गोज अगेंस्ट द फिलॉसफी of these Muslim countries that have created this demon out of nothing and they present Israel के जैसे इजराइल खा जाएगा। हाँ, क्या खा जाएगा? किसको खा जाएगा? जनता को नहीं खा जाएगा, इन अथॉरिटेरियन रिजीम्स को, इन बादशाहों को खा जाएगा। इसलिए डे वन से ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जहाँ डिक्टेटर्स और मिलिट्री रजीम्स रही हैं, वो खत्म करना चाहते हैं इजराइल को। सर, लेकिन ईरान क्यों खत्म करना सर, चाहता है इजराइल की अगर बात करें, अभी भी हम देखते रहे, खासतौर से मिडिल ईस्ट हो या फिर तमाम जो अलग मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर देखा जाए आपस में ही किस तरह से गुत्थम गुत्थी है। और शायद यही वजह है, इजराइल हो, रूस हो, यूक्रेन हो, उसके आसपास के जो तमाम देश हैं, कहीं ना कहीं उनकी चिंता एक दूसरे लेवल पर बढ़ती नजर आती है। और उसी पर हम बड़ी कवरेज लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रखे हैं। लंदन से, यरूशलेम से, यूएस के साथ साथ न्यूज रूम से भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं। शुभम भी हमारे साथ में है, साथ ही साथ मेरी साथी पलक भी मेरे साथ में जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। लेकिन फिलहाल रमेश पांडे जी, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूं, अब इस पूरे मामले में अमेरिका की एंट्री, परमाणु पावर की बात चल रही थी, परमाणु पावर से जो लड़ाई शुरू हुई वो आपको किस दिशा में जाती नजर आती है सर? और आपसे ही समझना चाहेंगे कि अब इस लड़ाई में कौन किसमें कितना दम नजर आता है, कौन आगे जाता हुआ नजर आ रहा है? कि पहला बात है कि हमने शुरुआत से ये देखते आ रहे हैं कि एस्केलेशन हो रहा है और हमारा जो कन्वेंशनल वॉर है एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे खत्म हो जाती है जी। लेकिन अभी जो ये ईरान का जो 3 न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में अटैक किया गया, उससे लगता है कि जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो खत्म हो गया है। इनफैक्ट आपने अभी बहुत सारा कंट्रीज जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रखे हैं इन द नेम कि हमारा ये डिटरेंट जैसे काम करेगा और ये हम जो भी रखे हैं ये सिविलियन यूज के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारा कंट्री मान नहीं रहे। जैसे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, बहुत सारा देश है, इवन उनके पास में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है। तो और जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं कि ये हम सिविलियन यूज के लिए रखे हैं और दिस विल वर्क एज अवर नेशनल सिक्योरिटी के लिए एज ए डिटरेंट वी आर गोइंग टू यूज इट। लेकिन सभी लोगों ने कन्वेंशनल वार की दायरे में ही रह के अपना जो भी कुछ पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। तो अभी तक भी यही होते आ रहा था। तो पहला जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि पहले इनका जो इजराइल की सुपरिटी रही, उन्होंने जाके एयर सुपरिटी रही और ईरान उनका एयरक्राफ्ट ईरान में घुसता रहा, उनका अटैक काफ़ी डैमेज किया। फिर रिटेलिएशन में जब ईरान अपना मिसाइल छोड़ने लगा तो उसमें इजराइल का भी काफ़ी नुकसान हुआ। तब फिर उसके बाद में उन्होंने अमेरिका को रिक्वेस्ट किया और आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यूज इजराइल में है उससे ज़्यादा ज्यूज अमेरिका में है और अमेरिका में 1/3 बिलियन जो है वो ज्यूज है। तो अमेरिका का सारा पॉलिसी वो इजराइल का इर्द गिर्द घूमता रहता है और वो हमेशा उनके साथ में सॉलिडली खड़ा रहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई पल्ला आपने जो किसका कितना दम है, लड़ाई में किसी का दम नहीं होता है। एक बार गोली चलने का बाद लड़ाई कौन सी दिशा में जाती है उसको फोरकास्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि इजराइल का सामने में ईरान कुछ नहीं है, लेकिन ईरान ने भी उनका आयरन डोम को भेद कर पाया। तो फिर एस्केलेशन, उसी वजह से एस्केलेशन हुई। फिर जब उन्होंने देखा कि भाई इतना सारा मिसाइल आ रहा है उसको और ये करना है, तो उनका ऑलरेडी स्टेटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थी कि ईरान की हमने जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने अमेरिका को रिक्वेस्ट किया, अमेरिका ने आके उनका 3 इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। जो डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह रहे हैं, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करना चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम ईरान ने भी कह रहा है कि हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और हमें ये भी पता है कि ईरान की जो भी प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है,
उसके पीछे में रशिया और चाइना दोनों का हाथ है। बिल्कुल। अलग अलग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं। तो अभी कितना डैमेज हुआ है, तो लड़ाई का समय में सबसे इंफॉर्मेशन जो है वो कैजुअलिटी रहती है, सच्चाई जो है इन बिटवीन कहीं ना कहीं रहता है दोनों पार्टी के बीच में। तो सच्चाई अभी पूरा हमें स्पष्ट नहीं है, बट जो भी कुछ है ये अच्छी बिल्कुल बात सर, नहीं लेकिन है। जो अभी खबरें आ रही हैं उसमें ये जरूर भले अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो बड़े परमाणु ठिकाने थे उन्हें तबाह किया गया है। ईरान कह रहा है कि पहले ही हम उन ठिकानों को एक तरह से उन प्लांट्स को खाली करा चुके हैं। मेरे साथ में शिवम और पलक भी हैं, मैं उनका रुख करूं, लेकिन मैं सावित्री मेहता जी से क्वेश्चन करना चाहूंगी क्योंकि वो कुछ ही देर के लिए हमारे साथ में जुड़ी हैं। सावित्री मेहता जी, आखिर अब ईरान का स्टैंड आपको क्या नजर आता है? क्योंकि अब इस पूरे मामले में, इस पूरे अटैक में, इस पूरे युद्ध में अब ये कहा जाए कि अमेरिका जो अपने आप में बहुत सुपर पावर कही जाती है वो इजराइल के साथ में है। आपको क्या तस्वीर बनती नजर आती है? ईरान का स्टैंड क्या हो सकता है? ईरान का स्टैंडर्ड होगा नॉट टू बैक डाउन। उन लोग फॉरवर्ड करेंगे, उन लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी वो लड़ाई करेंगे। ओके, दैट इज माय opinion. They will not go for diplomatic. लेकिन मैम आपको ऐसा लगता है कि ईरान अपने स्तर पर इतनी बड़े युद्ध को अमेरिका या फिर बाकी जो तमाम सुपर पावर्स हैं उनके सामने स्टैंड करने में उतना सक्षम है? उन लोग है, इनके प्लान है ना। ये खाली मिलिट्री नहीं है, उन लोग के दूसरे तरीका है अटैक करने को। अमेरिका में, शायद अमेरिका में उन लोग का कोई सेल्स है, पूरा दुनिया में दूसरे प्लेयर्स है उन लोग के। इतना आसानी से उन लोग नहीं जाएंगे। तो थोड़ा से इजराइल के ऊपर पहले नंबर 1 विल बी इजराइल टू ट्राई टू अटैक मच मोर स्ट्रांगली। ओके, फिर आई थिंक दैट इज माय मैम आपकी बात पे अयूब मिर्जा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। मिर्जा साहब, हाँ प्लीज। देखिए, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, राइट। उसकी वजह यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ईरान बंद करने की कोशिश करता है तो 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल ट्रैफिक पासेस थ्रू स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, और सबसे ज्यादा उसका नुकसान जो है उसका वो होगा चाइना को। सबसे ज्यादा नुकसान है वो उसका चाइना को पहुंचेगा, राइट। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना जो है वो इसको करेगा, होने देगा। तो ये ज्यादा जो नजर आता है वो यही आता है कि ये अब बड़े मुल्क बीच में पड़ेंगे, रूस पड़ेगा। ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि एक सीक्रेट विजिट पे खामनाई जो है वो ऑलरेडी रूस पहुंच गए हैं, और जहाँ पे असद को, जो सीरिया का है, उसको रखा है, उसी के पास एक्सक्यूज मी बंकर है जिसपे इसको रखा है। जी सर। तो ये चाइना, और बेशक उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह, लेकिन चाइना इसको चाहेगा कि रोका जाए। जी सर। कोशिश इनकी ये है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका जो है इसको वीक किया जाए, ये इनकी कोशिश है सर। ये अब अलग स्ट्रैटेजी के साथ में इस युद्ध को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं शिवम का भी रुख करना चाहूंगी। मेरे साथी शिवम और पलक न्यूज रूम से हमारे साथ में हैं और सुबह से लगातार जो तमाम युद्ध की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी लगातार जो हैं वो मॉनिटर करते रहे हैं, देखते रहे हैं। शिवम, जरा मुझे ईरान के बारे में समझने में जरा मदद कीजिए, दर्शकों को समझाने में मदद कीजिए। अब इस युद्ध के बाद में, जैसा कि अभी सावित्री मेहता जी ने कहा कि नॉट टू बैक डाउन, ये ईरान का स्टैंड होगा, डिप्लोमेटिक तरीके से अब कोई एक्शन नहीं होगा, अब आगे की स्थिति ईरान खुद अपने तरह से स्टैंड लेगा। एक तो ये बात, आपके नजरिए से क्या वो तस्वीर बनती नजर आती है? और दूसरी बात, आप मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि इसके पहले ही यमन में जो हुती विद्रोही हैं ईरान समर्थित, वो लगातार इस बात को पहले धमकी देते रहे थे कि अगर अमेरिका की तरफ से एक्शन लिया जाता है तो भाई लाल सागर में अमेरिका के जो तमाम पनडुब्बियां हैं, वहां पे जो जहाज हैं, भाई उसको टारगेट किया जाएगा। अब ये कहा जाए कि ये युद्ध की तस्वीर एक अलग पर्सपेक्टिव पेश करती नजर आती है।
बिल्कुल, देखिए आपने क्योंकि मेरे से ईरान के पर्सपेक्टिव में सवाल पूछा तो मैं ईरान के हिसाब से बता देता हूं कि ईरान ने जो हमले किए हैं, ईरान ने इस तरीके से हमले किए हैं कि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने हमले किए हैं। यानी ईरान जो है वो खुद को डिफेंड इस तरीके से कर रहा है कि भाई मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है। और अब ये है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट काफी लंबे समय तक नहीं होनी थी, 2 वीक का जो है वो गैप होने वाला था, ये सभी को पता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अचानक हमला किया है तो अब ईरान क्या करेगा? ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, वो इजराइल पर हमले करना उसने चालू कर दिया। अब इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, बट ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, उसके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, उसके अंडरग्राउंड वेपन सिस्टम कह लीजिए, एयर बेसिस कह लीजिए या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी कह लीजिए, वो भी ज्यादा अच्छे हैं। तो इजराइल लंबे समय तक ईरान से नहीं लड़ सकता। इजराइल भी इस बात को जानता है। इजराइल के पास एडवांटेज है, केवल उसकी एयरफोर्स उसका इस्तेमाल कर सकता है और वो जैसे ही अगर कोई हमला हो उससे पहले ही उसको अटैक करके उसको नेस्तो नाबूद कर सकता है। लेकिन अब ईरान के समर्थन में क्या, देखिए रशिया की तरफ से अगर दिमित्री मेदवेदेव की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज हैं जो रेडी हैं ये ट्रांसफर करें न्यूक्लियर वेपन्स ईरान को, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। और सैटेलाइट इमेजेस जो शो कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं, ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है, ईरान कह रहा है हमें कोई ज्यादा चोट नहीं लगी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, ये जो भी कुछ तबाही मची है ये जमीन के ऊपर मची हुई है, अंदर कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि ये तरह से प्रोपेगेंडा पेश करने की बात जो है वो जरूर की जा रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों की स्थिति को दर्शाते हुए मेरे साथी न्यूज रूम से पलक, शिवम और कंचन भी हैं, मैं उनका रुख करूं। लेकिन अभय कार्की जी, आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रही हूं जरा अमेरिका को लेकर, क्योंकि चाहे बात अभी सावित्री मेहता जी की हो या अयूब मिर्जा जी की हो, वो ये कुल मिलाकर ये जरूर कह रहे हैं कि ये युद्ध एक अलग तरह का है। अब ये जो अभी नजर आ रहा था उससे काफी ज्यादा तस्वीर अलग नजर आती है। अमेरिका की एंट्री इस युद्ध को और बड़ा बना देती है। अब नुकसान की बात कह रहे हैं चाइना को होगा, लेकिन फायदा किसको होगा अब इससे? सर आपकी आवाज, शायद आपका माइक म्यूट है। जी, अगर देखा जाए युद्ध का लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जिनके थे, जी जी जी, जिन जिन राष्ट्रों के या जिन जिन संगठनों के, उनको फायदा तो होगा अगर वो ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई थी ईरान की ताकत को कम करने के लिए, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए, उसकी मिसाइल रोकने के लिए और उसकी जो सो कॉल्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड थ्रेट टू अमेरिका एंड इजराइल, उसको बंद करने के लिए। अगर इजराइल ने, आपने देखा है कि बड़ी कॉन्शियसली इजराइल ने ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन में बिल्कुल भी बम नहीं गिराए हैं, जो कि मैडम ने भी बोला था पहले, ये सिविलाइजेशनल कनेक्ट 1979 से पहले का दोनों में काफी अच्छा है। और दुश्मनी जो है वो सिर्फ ये इस्लामिक खमीनी रिजीम से है। तो अभी तक जो स्थिति है वो नियरली अभी तक स्टेलमेट की है, अभी इनके ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुए हैं। अब इसमें अगर देखें तो अगर कोई रोटी सेकना चाहता है इस लड़ाई में तो उसमें फिर थर्ड फोर्सेस आ जाती है। जैसे चाइना की बात हुई, चाइना चाहेगा कि मेरे को तो कम से कम नुकसान हो या मेरा कोई हर्जा ना हो, लेकिन अमेरिका जो है एक और लड़ाई में अगर उलझ जाता है तो मैं ताइवान के लिए फ्री हूँ। तो वो हो सकता है जो ये इसको मदद कर रहा है वो ईरान को उकसा रहा हो कि मैं आपको DF-21 एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल देता हूँ, आप इस मिसाइल को मारिए और एयरक्राफ्ट कैरियर को तोड़ दीजिए। हो सकता है वो उसको उकसा रहा हो, क्योंकि इसमें जब दो लोग लड़ते हैं तो बाकी लोग भी अपना फायदा देखते हैं। ट्रंप ने बोल दिया है कि अभी भी मैं आपको, जैसे पहले बोला था ट्रंप ने कि मैं खमेनी को पता है कहाँ पे है, खमेनाई को मैं मार सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मैं शांति को एक चांस देना चाहता हूँ। आई वांट टू गिव पीस अ चांस, सो आई एम नॉट टारगेटिंग। सर लेकिन एक तरफ शांति की बात कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ शांति के साथ साथ एक तरह से अटैक भी करते हैं। पलक, जरा डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बातों को समझाने की कोशिश कीजिए और उनके इस एक्शन को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। क्या चल रहा है ट्रंप के मन में?
देखिए नैना, अभी अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करें कि एक मैनिपुलेशन पॉलिसी जो है वो अपनाई गई कि 2 दिन पहले अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आता है कि 14 दिन बाद हम सोचेंगे जी क्या करना है, लेकिन 2 दिन भी जो है व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जो आया उसका हुआ भी नहीं, और इसके बीच में हमने देखा कि ईरान पर ये हमला जो है वो किया गया। देखिए यहाँ पर नैना आगे की रणनीति क्या होगी वो डिपेंड करता है कि अब रशिया के साथ जो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की मुलाकात हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हो रही है, उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि देखिए ईरान में बेनिफिट ही बेनिफिट है। यहाँ पर अगर हम वहां के रिसोर्सेज की बात करें, ऑयल प्रोडक्शन की बात करें, तो क्या अभी ईरान और रशिया के बीच में कुछ बातचीत जो है वो होगी ताकि रशिया जो है कोई सहायता दे, लेकिन रशिया ऑलरेडी जो है यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। क्या वो इतना केपेबल है, क्या उसकी क्षमता अभी है कि वो इतना सहयोग जो है वो ईरान को पहुंचा पाए। अभी फ्रांस भी आपको बता दें कि इमरजेंसी कैबिनेट बैठक जो है वो बुला रहा है, वो भी बैठक के अंदर डिसीजन लेगा कि किस तरीके का रुख होना चाहिए। लेकिन ये आने वाले समय में अमेरिका अपना डिसीजन तब लेगा कि अगर और कंट्रीज, अगर अभी ईरान का कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहा, अगर ईरान का कोई सपोर्ट करेगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या अमेरिका एक्शन लेगा। बिल्कुल, आखिर अमेरिका का आगे एक्शन क्या होगा। लेकिन कंचन, एक तरह से अमेरिका का सपोर्ट जो पहले इनडायरेक्ट वे में इजराइल को मिल रहा था, अब खुलकर एक तरह से सपोर्ट है और मैदान में भी उतर चुका है अमेरिका। ये कहा जाए इजराइल के लिए आज की तस्वीर तो विन विन है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको लग रहा है यही सिचुएशन बनी रहेगी? अगर वेपनरी की बात की जाए तो ईरान के पास उतनी वेपनरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मिसाइल अटैक आज ईरान ने की है, बिल्कुल ईरान की विन विन सिचुएशन है। और अमेरिका इजराइल के साथ कभी बैकफुट पर नहीं था, अमेरिका इजराइल के साथ हमेशा ही फ्रंट फुट पर था। अमेरिका ने हमेशा ईरान को ये कहा था कि उनके साथ न्यूक्लियर डील कर लीजिए, अगर नहीं करेगी तो इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक और ज्यादा घातक होगी। इस वक्त की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। जब इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी ना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इसे समझने की जरूरत है। तब बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात की थी और उन्होंने 13 तारीख को ही इस बात का पूरा लेखा जोखा दिया था कि किस तरह इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है। उसके बाद एस जयशंकर की बात हुई थी दोनों देशों से, चाहे ईरान की बात की जाए या इजराइल की बात की जाए। लेकिन आज का डेवलपमेंट ये कहता है कि आज पीएम मोदी ने ईरान से बातचीत की है। आप ये समझिए ना, इंडिया ने पूरा खुले तौर पर इजराइल को समर्थन दिया है, लेकिन जो ईरान के साथ हुआ आज, जो यूएस ने अचानक से इंटरनेशनल लॉ को ताक पर रखकर बम्बार्डिंग की है ईरान पे, उससे ईरान के साथ जो नेशन न्यूट्रल थे वो भी आज ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने पहले और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ तौर पर कही है कि डिप्लोमेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड अगर इजराइल इस तरह से अग्रेसिवली अटैक करता रहेगा। कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने आज सुबह बमबारी की है फोर्डो पर, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे थे, और उनकी 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, उससे अमेरिका घिरता हुआ नजर आ रहा है। ब्राजील के अलावा ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसने अमेरिका का समर्थन किया है, चाहे इंडिया हो, ओमान हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, ये सब इस वक्त जो है ईरान के साथ है। पूरा एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन जो है वो ईरान के साथ है। जुलाई 6-7 को ब्रिक्स की समिट होने वाली है नैना, और आप देखिएगा उस समिट में भी इस बात पर चर्चा होगी। जब भी बात वॉर की होती है, ट्रेड सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। हालांकि इंडिया की ट्रेड की बात की जाए तो क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में पड़ता है, ईरान और इजराइल दोनों से ही ट्रेड पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है। इजराइल के साथ हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं जो बढ़े हैं अगर आप बाकी ट्रेड की बात करें। लेकिन इस वक्त इंडिया की सिचुएशन यही है कि कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़े ही ना, यही विन विन सिचुएशन होगी इंडिया के साथ साथ तमाम मुल्कों के लिए, चाहे वो रशिया हो, जैसे कि पलक इस बात का जिक्र कर रही थी कि रशिया के से मुलाकात होगी ईरान की। अब देखना होगा क्योंकि रशिया ने पहले ही इस बात की जानकारी खुले तौर पर दी है कि अगर अमेरिका इस वॉर में एंटर करता है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता शिवम कुछ रिएक्ट करना चाह रहे, शिवम कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे। कंचन ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया तो है शिवम, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इंडिया का स्टैंड तो जान लिया, आप इसमें कौन सी और बात बताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इंडिया के स्टैंड के बारे में बोलना चाहता हूं कि इंडिया किसी का भी कभी पक्ष डायरेक्टली नहीं लेता और उसको आवश्यकता भी नहीं, ये हमें समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात भी होती है तो वो बात इस बात पर होती है कि आप इसको डी एस्केलेट करें, आप इसको कम करें। युद्ध जो है वो खाली आप ऐसे ही गोली
गोलियां चलाकर, बम बरसाकर आप इसको जीत नहीं सकते। आप इसको संवाद और कूटनीति के दृष्टिकोण से देखेंगे, तभी आप किसी सॉल्यूशन पर पहुंच पाएंगे। अब मुख्य तौर पर हमें एक बात ये समझना होगा कि इस वक्त ईरान को जो धोखा मिला है वो पाकिस्तान की तरफ से मिला है। तो ईरान को मसले अपने हल करने, ईरान के मिडिल ईस्ट में किसी भी देश से अच्छा नहीं बनता। अगर कतर को आप छोड़ दें, सऊदी अरेबिया से उसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, 36 का आंकड़ा है, कई देशों से शिया सुन्नी वाला। अब तो इंटरनेट पर ये मीम्स चल रहे हैं कि देखिए सुन्नी पाकिस्तान ने शिया ईरान को धोखा दे दिया, और भाई देश पैसे से चलता है, पैसों के लिए आसिम मुनीर बिक गए, वो तमाम चीजें उनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी तमाम देश जो समर्थन में आ रहे हैं ईरान के, उसमें रूस आप देख सकते हैं, उसमें चाइना आप देख सकते हैं। देखिए सबके अपने फायदे और सबका अपना अपना डर है, ये जरूर कहा जा सकता है। इस युद्ध के साथ में पूरी दुनिया की निगाहें आखिर इसी स्थिति पर है फिलहाल। कंचन, शिवम और पलक, आपका जानकारी के लिए धन्यवाद। नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। लेकिन रमेश पांडे जी, जरा इस बात को आप भी समझाने की कोशिश कीजिए कि इस युद्ध से अब तस्वीर किस दिशा में बढ़ती नजर आती है। बार बार वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र होता रहा है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तब भी हम इसी मोर्चे पर बात कर रहे थे। लेकिन अब अगर अमेरिका की सीधे एंट्री होती है तो ये कहा जाए तस्वीर और बड़ी बनती नजर आती है। इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर नजर आएगा। सर, ये जो 3 न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर में अमेरिका ने जो बम गिरा है, उसके बाद से जो स्टेटमेंट आया ईरान से, ईरान ने बोला हम इसको एस्केलेट करेंगे और जो अमेरिकन बेसेस है नियर बाई, हम उसी को भी अटैक करेंगे। तो इसका मतलब यही लगता है कि जो ये मैरीन डोमेन में भी लड़ाई जाएगी। अब मैरीन डोमेन में लड़ाई जाने का मतलब है जो एनर्जी क्राइसिस की संभावना है, क्योंकि ज्यादा ऑयल की रूट है उसी ईरान के रास्ते से ही आता है, तो उसी से एनर्जी क्राइसिस होने का संभावना है। दैट विल गो एज एन एस्केलेशन। नंबर 2, हमें ये पता है कि जो मिडिल ईस्ट है रहा है हमेशा, ये हमेशा बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, तो उसकी वजह से अमेरिका का हमेशा वहाँ पे इंटरेस्ट रहा है कि भाई ये जो नेचुरल रिसोर्सेस में उसका कब्जा रहे। और दूसरा उसका सुप्रीमेसी मीन्स पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, एज ए सुपर पावर सुप्रीमेसी उसी रीजन में रहे। इसीलिए देखिए आप इराक में दखल अंदाजी किया, फिर अफगानिस्तान में, फिर वो हर जगह में उसका अमेरिका का वो दबदबा रखने की कोशिश करता है। तो इससे अभी क्या हो रहा है कि जो आगे जो एस्केलेशन होगी, ये आपकी एनर्जी क्राइसिस होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, और जो सुपर पावर के जो बीच में जो इको की लड़ाई है, अभी मल्टी पोलर वर्ल्ड हो गया है। पहले रशिया और यूएसए था, अभी उसके बीच में चाइना आ गया, एक सुपर पावर की तरफ कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में आपका ईरान, सऊदी अरेबिया, ये भी अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब देखेंगे तो ये जो पावर को अपना देश को और मतलब अपना एटलीस्ट कुछ नहीं, वर्ल्ड सुपर पावर नहीं बन पाएंगे तो रीजनल सुपर पावर बनने की कोशिश करते रहे, और उसका ऊपर में काउंटर करने के लिए ये यूएसए का हो रहा है। अभी उधर से उलझा के रखा है रशिया को, बट ये वहां पे भी कौन सी दिशा में जा रहा है। लेकिन सर, क्या ये पर्सनल इंटरेस्ट और रीजनल सुपर पावर की आप बात कर रहे हैं, क्या यही एक इच्छा जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में बहुत और ज्यादा गहरी कर गई, और इसी वजह से सीधे जो हमले हुए और उस हमले को अब इस स्थिति को और भी बढ़ा दिया है? प्रकाश शाह जी, स्थिति को कंट्रोल करने की जगह अमेरिका के इन हमलों ने ये कहा जाए कि एस्केलेशन और खतरा जो है इस युद्ध का और बढ़ा दिया है। वही तो रिस्क था। तो अमेरिका के सिवाय और कोई ये पगला ले नहीं सकता था। तो सर, तो अमेरिका मध्यस्थता करके क्या स्थिति को सुधार नहीं सकता था? आपको ऐसा लगता है एकमात्र युद्ध और हमला ही एकमात्र जरिया है? हाँ, तो फिर अगर हम अमेरिका ये पगला नहीं लेता तो ईरान के पास बॉम्ब हो जाता। तो ये सीधी बात है, वो यस नो का आंसर था। तो ये पगला अमेरिका को लेना पड़ा। अभी वो ये पगला लेने के वजह से और क्या होगा, तो और तो ज्यादा होगा ही। अगर अमेरिका पे अटैक किया गया, अमेरिका के 40,000 सोल्जर्स है उस इलाके में, अगर अमेरिका के सोल्जर्स पे अटैक कर दिया, 1000 सोल्जर्स मार दिए, सोचो। सर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाह रही हूँ, आपका दोबारा रुक करती हूँ। बड़ी खबर है, ईरान से जंग के बीच में पेंटागन की तरफ से बयान आया है, ईरान के परमाणु मिशन नष्ट कर दिए गए हैं। परमाणु स्थलों पर हमला जो किया गया था वो सफल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने आज जिस तरह से सीधे हमले को अंजाम दिया, उसमें अब जानकारी ये है कि
जो परमाणु मिशन थे वो ईरान के नष्ट कर दिए गए हैं। परमाणु खतरे को खत्म करने का लक्ष्य था और वो एक तरह से सफल रहा है। पेंटागन आपको बता दें हेडक्वार्टर है यूएस का और सीधे सीधे ये कहा जाए कि वहां की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये जानकारी सामने आ गई है। और जो ईरान बार बार ये दावा कर रहा था कि अमेरिका की तरफ से जो अटैक किए गए हैं उसमें किसी तरह का कोई नुकसान खासतौर से परमाणु मिशन पर नहीं हुआ, लेकिन अब यूएस का दावा यही है कि परमाणु स्थलों पर हमला पूरी तरह से सफल रहा है। अब से कुछ देर पहले पेंटागन की तरफ से ऑफिशियल जो बयान है वो जारी किया गया है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पेंटागन की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है, अमेरिका का यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है और बड़ी बात यही है कि ईरान के परमाणु मिशन नष्ट कर दिए गए हैं। और अमेरिका ने इस पूरे मिशन का जो नाम है वो मिडनाइट हैमर बताया, मिडनाइट हैमर चलाया है, ये कहना है पेंटागन की जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से। प्रकाश शाह जी जो है, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करें। प्रकाश शाह जी, मिडनाइट हैमर के माध्यम से परमाणु मिशन नष्ट करने की बात कही जा रही है। हाँ, वो तो है जी जी। और वो सिर्फ अमेरिका के पास ही ये हथियार थे और उसने यूज किया है और ये सफल रहा है। ठीक है, ठीक मगर है, बात है अभी क्या होगा जी, अभी आगे चल के अगर अमेरिका के सोल्जर्स पे हमला किया गया जी, तो जी, फिर हम अमेरिका उसका भी बदला लेगी, तो ये युद्ध चलता रहेगा। तो सर फिर और तो इसका कोई अंत ही नजर नहीं आता। इसका जी, उसका प्रत्याघात और भी कंट्रीज पे आ सकता है। नॉर्थ कोरिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि कल के दिन उनके पर भी ये हमला ऐसा तो सर मेरा सवाल तो यही है कि क्या अब अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री से वर्ल्ड वॉर की तस्वीर बन रही है क्या? क्योंकि जो अन्य देश हैं वो भी जाहिर सी बात है अपने उस एक्शन में बात करेंगे। अयूब मिर्जा जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, फिर मैं अभय कार्की जी और रमेश पांधी जी का भी रुख करती हूँ। मिर्जा साहब देखिए, ये पहली बात तो ये कि तुलसी गबार्ड जो अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की एडवाइजर थी, उन्होंने कांग्रेस के आगे ये स्टेटमेंट दी है, टेस्टिमनी दी है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो है उसके मुताबिक ईरान कहीं पे भी नज़र नहीं आता कि वो परमाणु बम बना रहा है या वो एटम बम बना रहा है, और उसका बेशक यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा है लेकिन वो इस तरह का यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं है जो कि परमाणु बमों के लिए हो। तो उसको वो तो एक ऑन रिकॉर्ड है बात उसका जो है, या तो फिर आप ना माने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को, आप सिर्फ जो है वो विफ जो है उसको माने कि भाई चूंकि मुझे लगता है कि ईरान बना रहा है बम और मुझे लगता है कि ईरान जो है अमेरिकन पे हमला करेगा, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब इस्लाम आया था 1400 साल पहले, तो इस्लाम ने, ये कहते हैं ना स्पेन तक इस्लाम गया, तो क्यों गया इस्लाम स्पेन तक? वो इसलिए गया कि ट्रेड रूट जो है वो उस मक्का और मदीना के जो इस्लाम के जो थे रूलर्स उनके कंट्रोल में हो वो ट्रेड जी रूट। जी जी सर। और आज भी ये सारी लड़ाई बेसिकली तो शुरू होती है सितंबर 2023 से, जब दिल्ली में हमने अयूब मिर्जा जी मैं अपने दर्शकों को एक और अपडेट देती चलूं। जिस तरह से पेंटागन की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी जा रही है, जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, ये कहा गया है कि परमाणु मिशन नष्ट कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि मिडनाइट हैमर जो ऑपरेशन था वो सफल रहा है पूरी तरह से। ईरान को शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, ये बात भी यूएस के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कहा गया। रमेश पांधी जी देखिए, ये तो शुरू से ही वो बोल रहे हैं कि भाई क्या होता है कि लड़ाई में उनका भी एक मिशन रहा है कि भाई हम दिखाने के लिए हम ईरान के जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहते हैं और हम चाहते हैं पीस एस्टेब्लिश करें। बट जब तक आप देखेंगे जितना भी निगोशिएशन हुई है ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा है, क्योंकि आप दूसरे कंट्री के साथ जब बातचीत करते हो इक्वल प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपसे सुपर पावर हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको करिए। इसी वजह से ईरान ने
जो भी यूएस की तरफ से प्रपोजल आया है उसको कंसिडर करके हमेशा उसको और काउंटर किया है कि भाई ये आपका ये जो शर्त हमें मंजूर नहीं है, ये इस शर्त में हम आपसे निगोशिएट नहीं कर सकते हैं। अभी वो कह रहे हैं, आज जो स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई अभी उनको पीस में, ये तो पहले भी कहते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आई है वो कह रहे हैं कि भाई हम तो लड़ेंगे, और उनका इतिहास भी अगर देखेंगे वो हमेशा जो ईरान जो है कभी भी ऐसे नहीं झुका है, और अल्टीमेटली लड़ाई तो अभी कहाँ पे हुआ है, स्पेस और आपका जो एयर पावर का थ्रू से हुआ है। फिजिकल कॉन्टैक्ट तो अभी तक नहीं हुआ, दोनों कंट्री में 1500 किलोमीटर की दूर की डिस्टेंस रही है। सिमिलरली जो भी आपके अमेरिकन फोर्सेस हैं वो अपने बेसिस में हैं, ग्राउंड में जब उनके फोर्सेस आएंगे और ईरान फोर्सेस के साथ उनकी लड़ाई होगी, उसी समय में असली आपको पता चलेगा कि किसमें कितना शक्ति है लड़ने का। और ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की तरह ही है, बिकॉज ईरान में एयर पावर इतना स्ट्रांग नहीं है, उसके पास में ठीक है मिसाइल्स है, उसके पास में न्यूक्लियर पावर की कुछ थोड़ी सी शक्ति है, लेकिन अगर मुकाबला अमेरिका का साथ क्या करना है तो वो अब कहीं पे भी नहीं है। काफी मतलब अगर अमेरिका को हम 100 नंबर देंगे तो ये 10 नंबर में आएंगे, इतना पीछे है। तो लेकिन जब ग्राउंड लड़ाई शुरू, बिकॉज अल्टीमेटली आप अगर चाहते हो तख्ता पलटना है, ये कुछ करना है, तो आपको तो ग्राउंड में आना पड़ेगा। जब ग्राउंड में आएंगे तो उसी समय में तो काफी कैजुअलिटीज होगी, उस कैजुअलिटी के लिए अभी अमेरिका तैयार है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते चले। देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो नाम दिया गया है अमेरिका की तरफ से, बाकायदा ये अब नक्शा जो है वो जारी किया गया है। ये इस मैप के जरिए बताया गया है कि आखिर किस तरह से अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर जो साइट्स थी उनको टारगेट किया, और टारगेट को अंजाम देते हुए फिर कैसे इस हमले को पूरी तरह से अंजाम दिया गया है, टारगेट को सुनिश्चित करते हुए। ये अपने आप में जो तस्वीर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और क्योंकि अमेरिका की तरफ से दावा ये किया गया है कि जो मिशन था मिडनाइट हैमर वो सफल रहा है, और अमेरिका की तरफ से बयान में कहा गया है कि परमाणु मिशन ईरान के पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। आप ये जो नक्शा देख रहे हैं ये अमेरिका की तरफ से ही जारी किया गया है, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभय कार्की जी, अब इस स्थिति को जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तरह से जब अमेरिका ने इस पूरे युद्ध में एंट्री की तो ईरान बार बार इस अटैक की निंदा कर रहा है। ना सिर्फ ईरान बल्कि मिडिल ईस्ट या फिर कई ऐसे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इस हमले की निंदा करते रहे हैं, और ईरान की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर खामनेई को कुछ हुआ तो उसके परिणामों को भुगतने के लिए अमेरिका खुद पूरी तरह से तैयार रहे, हम अपना एक तरह से बचाव करते रहेंगे और रिटेलिएशन करते रहेंगे। अब आपको इसका एक्शन किस तरह से नजर आता है सर? अब आपको क्या लग रहा है कि इसके परिणाम कैसे होंगे? अब क्या ये इजराइल वर्सेस ईरान की जगह ईरान वर्सेस अमेरिका बनता नजर आता है? जी देखिए, इसमें जब अमेरिका का अगर रुख देखें तो उसने अपनी तरफ से जो मेजर एक्शन करना था और एक ऑब्जेक्टिव इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का उसने अचीव कर लिया है, डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान। इसके बाद कल ट्रंप ने भी बोला था कि मैं फिर आपको पीस का ऑफर दे रहा हूँ, नहीं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी ट्रेजेडी आएगी, मतलब और अगर आप कुछ करेंगे तो आपके ऊपर और मार आएगी। तो बॉल अभी जो है ईरान के कोर्ट में है। अब ईरान अब आगे इसको कैसे ले जाता है? फिलहाल ईरान ने बोला है जंग जारी रहेगी, लेकिन उसने यूएनएससी की मीटिंग भी बुलाई है। वो डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है हर कंट्री को निंदा कराने के लिए। अब अमेरिका को भी ये मेरे ख्याल से चाहिएगा कि वो एक फेस सेविंग ईरान को दे, एक फेस सेविंग डील दे, क्योंकि कैरेट एंड स्टिक में उसने स्टिक तो मार दिया है, अब उसको कुछ एक ऐसा दे कि वो सांप तो मर ही गया है, अब लाठी भी ना टूटे। इसके लिए अमेरिका को कुछ उसको देना है और आगे की कार्रवाई ईरान ने करनी है। जहां तक कि बाकी मुस्लिम देशों का सवाल है, जितने भी ये खाड़ी के ये अरब देश हैं, सऊदी अरेबिया से लेके, ये तो दिली दिल बहुत खुश हैं, क्योंकि ईरान इनको चैलेंज कर रहा था और इनके हर एक के ईरान के साथ किसी न किसी तरीके के मुद्दे कॉन्फ्लिक्ट हैं, टेरिटोरियल है या रीजनल है। ये यूएई हो गया, सऊदी हो गया, बहरीन को तो वो अपना हिस्सा मानता है। हाँ, एक कतर है और दूसरी तरफ एक तुर्की है जो कि इसके ईरान के साथ खड़ा होगा, लेकिन इस लड़ाई में उसका हिस्सा नहीं लेंगे। तो ईरान को पता है कि मैं फिलहाल मिलिट्री एस्पेक्ट में अकेला हूँ,
डिप्लोमेटिकली लोग मुंह जवानी से उनके साथ नहीं सर, सहानुभूति लेकिन दे अगर देंगे, देखा जाए लेकिन अब ईरान के साथ में इराक का स्टैंड हो, रूस का स्टैंड हो, चाइना का स्टैंड हो, सऊदी अरेबिया का स्टैंड हो या बाकी अन्य जो देश हैं वो कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए, कोई मोटे तौर पे जितने ये अरब देश है या जो मुस्लिम ओआईसी का आप देख लीजिए, ये लिप सर्विस देंगे, अपनी तरफ से वो बोल रहे हैं हाँ बहुत निंदनीय ये है, लेकिन कल अगर यूएनएससी की मीटिंग होती है, वहां होती है, कुछ नहीं होगा, यूएन का कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पे अमेरिका क्योंकि सबसे अगर देखा जाए अभी भी एक ताकत जो रखता है वो अमेरिका है इस जंग में। रूस खुद एक जंग में अटका हुआ है, वो अपने हाथ ज्यादा नहीं फैलाना चाहता, और चाइना ने अपने को बचा के रखा हुआ, मैंने बता दिया था कि वो पीछे से ही काम करेगा। जी जी। तो ऐसे में अमेरिका के पास कार्ड्स हैं, लेकिन बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में है। ईरान को एक फेस पेपर देना पड़ेगा अगर यूएस चाहता है। हाँ। अगर यूएस और इजराइल सर यही अब सिचुएशन वाकई में देखने वाली बात है कि ये जो युद्ध है क्या और भी ज्यादा एस्केलेट होगा या फिर तस्वीर कुछ और बनेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपने बहुत